हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू की गई, विशेषताएं क्या हैं, परिणाम क्या हुए, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक में ब्रिटिश को क्या क्या लाभ हुए और नकारात्मक में भारतीय राज्यों को क्या हानि हुई सहायक संधि प्रणाली से। ओके, तो ये देसी राज्य के ऊपर लागू की गई थी। इसमें कुछ कुछ की पॉइंट है जो अगर आप की पॉइंट करके याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपके मेंस में तैयारी होगी। पहला है संबंधित राज्य एक ब्रिटिश सेना रखेगा, यानी कि जो भी देसी राज्य अंग्रेज़ों से सहायक संधि प्रणाली के तहत संधि करेगा उसको अपने पास एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधीन रहेगी। मतलब जो विदेश नीति आपको पता है किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसे अंग्रेज़ों ने अपने अधीन रखा। नियुक्ति भी अंग्रेज़ों की इच्छा व अनुमति से होगी। ये जो सहायक संधि वाला जो समय है वो वह समय है जब यूरोप में जो फ्रांसीसी हैं और नेपोलियन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और आपको पता है जो फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड है, तो उन दोनों में उस समय लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ इंग्लिश लोगों ने ये निश्चित किया कि कोई भी यूरोपीय या फिर वो राज्य जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ता है उसको कोई भी देसी रियासत अपने यहाँ नियुक्ति नहीं करेगी। संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे आजकल हाई कमिश्नर रहते हैं या फिर जो एम्बेसी के एम्बेसडर रहते हैं, वैसे ही राज्य में ब्रिटिश का एक प्रतिनिधि रहेगा। ब्रिटिश संबंधित देसी राज्य जो ब्रिटिशर्स हैं वो संबंधित देसी राज्य मतलब जिस भी राज्यों से उनने सहायक संधि कर ली उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बस यही लाभ उन्होंने देसी राज्यों को दिया, बाकी जो भी चीज़ थी सब अंग्रेज़ों के फेवर में थी। पहला है क्या है सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली क्या थी? सर्वप्रथम भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप कर सैनिक सहायता के बदले धन प्राप्त करने की योजना फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने बनाई थी। जो आपको पता है कि भारत कई यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, जिनमें से काफ़ी प्रमुख शक्तियाँ जैसे सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, फिर पुर्तगीज़, डच, फ्रांसीसी और इंग्लिश का ये जो मेन शक्तियाँ हैं जो यूरोप से भारत आई थी। इनमें जो फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले थे उन्होंने सबसे पहले ये नीति बनाई थी कि किसी भी भारतीय राज्य को हम सहायता देंगे, सैनिक सहायता देंगे, बदले में उनसे धन लेंगे। इसी को क्लाइव ने अवध के संदर्भ में भी लागू किया था। आपको पता है अवध को वैसे बहुत बाद में इन्होंने सहायक संधि प्रणाली के तहत लिया। उसके पहले HMT यानी कि हैदराबाद, मैसूर और तंजौर पहले ही ले चुके थे। किंतु सहायक संधि प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने बनाई। वेलेस्ली जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो भारत आए थे, उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को बनाया। भारत आगमन के साथ ही वेलेस्ली ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। वह किसी कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। वह किसी कंपनी को नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत की सर्वोच्च कंपनी बनाना चाहता था। साथ ही देसी राज्यों को अधीन करना भी उसका लक्ष्य था। वस्तुतः यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और नेपोलियन के साम्राज्यवादी अभियान से ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय शक्तियों विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों से गठबंधन का प्रयास किया गया था। आपको पता है जो फ्रांसीसी जब जो क्रांति वहाँ पे चल रही थी तो उन लोगों के मतलब फ्रांस के मैसूर टीपू सुल्तान से बहुत अच्छे संबंध थे उनों के, तो जो अंग्रेज़ों को जो पसंद नहीं आ रहा था इसलिए अंग्रेज़ों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। अतः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की ज़रूरत थी जो भारतीय शक्तियों को अपने अधीन कर सके। इसी क्रम में सहायक संधि लागू की गई। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सहायक संधि प्रणाली क्या थी। अब हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे डिटेल में। ओके,
सहायक संधि करने वाले देशी राज्यों में ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। ओके, जो पहला उसका पॉइंट था, जो मैंने की पॉइंट बताए थे, वस्तुतः संबंधित देशी राज्य में होने वाले किसी भी आक्रमण से अंग्रेज सुरक्षा करेंगे। इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है कि अंग्रेज उस राज्य की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक सेना रखेंगे और जो सेना का खर्चा वो भी अंग्रेज़ नहीं देंगे, वो उसी राज्य को देना पड़ेगा। संधि करने वाले देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधीन रहेगी। आप इसके अंतर्गत अर्थात संबंधित राज्य युद्ध या शांति के संदर्भ में कोई समझौता किसी अन्य राज्य से नहीं कर सकता। संधि करने वाले राज्य को अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेज़ों के शत्रु राज्य के व्यक्ति से अपनी सभी सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा। मतलब यहाँ पे उन्होंने नियुक्ति का अधिकार भी छीन लिया और यहाँ पे विदेश नीति का अधिकार भी छीन लिया। संधि करने वाले राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा। मैंने आपको बताया था हाई कमिश्नर टाइप एक अधिकारी रहेगा। कंपनी संबंधित राज्य के अंतर्गत आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। फिर बचा ही क्या है, आपने इतना सारा देशी राज्य से अधिकार ले लिया, अब बाद में बस केवल आप आंतरिक मामले ही छोड़ रहे हैं। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य हैदराबाद, मैसूर, तांजौर, फिर अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। इन्होंने हैदराबाद में 1798, मैसूर ने 1799, अवध ने 1801, पेशवा ने 1802, भोसले ने 1803 और सिंधिया ने 1804 में क्या किया था, सहायक संधि इन्होंने लागू कर ली थी। मतलब इन्होंने सहायक संधि के लिए हाँ कर दिया था। और यही कारण, देखो अलग अलग साल में ये सब काम हुआ बैक टू बैक, और यही कारण है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये राज्य एक दूसरे की मदद कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये आपस में एक साथ हो ही नहीं पाए, क्योंकि इनकी विदेश नीति इनके साथ थी ही नहीं, उसे तो अंग्रेज़ ही तय कर रहे थे। अब यहाँ हम सहायक संधि का मूल्यांकन करेंगे और ब्रिटिशर्स को इसके क्या क्या लाभ हुए वो देखेंगे। देशी राज्यों को इस संधि के माध्यम से निशस्त्र कर दिया गया। मतलब ये समझ लीजिए कि तलवार छीन ली गई, अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमज़ोर कर दिया गया। अब देशी राज अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब कुछ भी कर लीजिए, अब आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बाद से क्या होता है कि देशी राज्य और अंग्रेज़ों के बीच में जो टकराव है वो कम हो जाता है। कंपनी की सेनाएं देशी राज्यों के धन से तैयार हो गई, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो आक्रमण करने के लिए जो सेनाएं रखेंगे वो देशी राज्यों में, दूसरों के आक्रमण से बचाने के लिए उनका खर्चा उस संबंधित राज्य को ही देना पड़ेगा। और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था, और ये सेना का खर्चा देशी राज्य ही दे रहे थे, और कहीं अगर अंग्रेज़ों को इनकी ज़रूरत थी तो वो उनको वहाँ ले जाते थे और खर्चा देशी राज्यों को देना पड़ता था। इसी तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार में सहायता हुई। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया, क्योंकि हमने बताया कि उन्होंने किसी से भी कोई भी विदेश नीति एक तो अपने अधीन कर ली थी, और किसी से भी कोई भी मित्रता या फिर शत्रुता जो भी हो सब अंग्रेज़ों की पूछताछ के बाद ही होगी। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा मिल गया, क्योंकि देशी राज्यों की आपस में उन्होंने विदेश नीति तो तय नहीं होने दी, किसी प्रकार से भी कोई बातचीत नहीं होने दी। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सामान को मार्केट मिला और जो भारतीय सामान था उसका बहिष्कार हो गया। देशी राज्यों की हानि। संधि करने वाले राज्य देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई, क्योंकि अब उनको पता था देशी राज्यों को कि अब जो सैनिक सहायता है वो तो मिल ही जाएगी दूसरे के आक्रमण के, तो उनमें विलासिता आ गई और वो ना जो उनकी प्रजा थी उनके प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो उससे विमुख हो गए, क्योंकि उन्हें अब इससे मतलब ही नहीं रहा। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक शासक जो कुछ उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया, क्योंकि विद्रोह करेंगे तो जो सेना है ब्रिटिशर्स की वही लड़ेगी। ऐसे में शासक आलसी और विलासी हुए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई।
जो हस्तशिल्प उद्योग थे, क्योंकि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के सामान की बिक्री को ही बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि भारतीय शासक हस्तशिल्पों के संरक्षण एवं खरीदार थे। क्या हुआ कि जब वो शासक थे उनके पास धन, उनके खुद के पास ही धन का इतना, क्योंकि वो आलसी और विलासिता भी पूर्ण भी हो गए थे, और उनको ऊपर से अंग्रेज़ों की सेना का खर्च भी देना पड़ रहा था। इस वजह से हस्तशिल्प उद्योग, जब राजा ही प्रजा का ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि वही वहाँ की संस्कृति का संरक्षक भी होता है, तो फिर कैसे हस्तशिल्प उद्योग आगे बढ़ेंगे। किंतु अब सहायक संधि से बंधने के कारण वे संरक्षण देने में असमर्थ हो गए थे। इसी तरह सहायक संधि प्रणाली से देसी राज्य कमज़ोर हुए। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी, और अंत में क्या हुआ, अंत में सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई। उन्होंने स्वतंत्रता उन्होंने क्या किया था, सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और अपनी विदेश नीति हमें दे दो, और अंत में उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई। फलतः ब्रिटिश राज के विस्तार में आसानी हुई, और धीरे धीरे करके पूरे भारत में ब्रिटिश राज आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डलहौजी की नीतियाँ। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ बताइए।